Welcome to Banking Elite channel. Myself, Govind Sonawne, I have been selected as a probationary officer in Punjab National Bank. ये चैनल पर जितने भी वीडियोस यहाँ से आगे आने वाले हैं, सबके सब वीडियोस आपके जो छोटे से छोटा डाउट जो है और जितने भी मेजर क्वेश्चंस है आपके सबके सब आंसर्स देने की हम कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ एक काफी स्पेशल गेस्ट है, मिस्टर स्वप्निल। इन्होंने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर क्लियर किया है और राइट नाउ ही इज वर्किंग एज इन पंजाब नेशनल बैंक। लेट्स वेलकम मिस्टर स्वप्निल सर। हाय गाइस, मेरा नाम स्वप्निल जोशी है। मैंने रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम क्लियर किया है। उसी के साथ मैंने एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का भी एग्जाम क्लियर किया था। तो आज मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो आपके डाउट के थ्रू हम दोनों हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पर काफी सारे जो स्टूडेंट्स है, जो एस्पिरेंट्स है, जिनको डाउट होते हैं, तो उन्होंने उनके क्वेरीज, उनके डाउट्स वहां पर पोस्ट किए थे, वहां पर मैसेज किए थे मुझे। और यही वीडियो में हम उन सब के डाउट्स के ही कुछ आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट डाउट हम जैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डाउट इज बाय नितिन चौधरी। उन्होंने पूछा है कि हाउ टू इम्प्रूव रीजनिंग फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। I practice infinite questions of puzzles of pre, still takes 4 to 5 minutes to solve in practice mocks। ठीक है, तो स्वप्निल सर इनका बेसिकली यही पूछना है कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए रीजनिंग की प्रैक्टिस कैसी करें, सोर्सेज वगैरह भी बता दीजिए आप उसके साथ ही। और ऐसे हो सकता है कि प्रीलिम्स में अगर आप बहुत प्रैक्टिस करते हो तभी भी अगर आपको 4 से 5 मिनट लगते हैं कोई पजल के लिए, तो इज दिस अ गुड टाइम टू सॉल्व या 4 से 5 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए? देखो, पहली बात तो है कि जो 4 से 5 मिनट लगते हैं ये तो वेरी कर सकता है, सब्जेक्टिव है। हर क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। अगर सपोज किसी टफ क्वेश्चन में उसको 4 से 5 मिनट लगता है तो वेल एंड गुड है। क्योंकि हमने देखा है एसबीआई पीओ के जैसे एग्जाम में कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम टेकिंग होते हैं, वो 5-6 मिनट लग जाते हैं, ज्यादा वेरिएबल वाले क्वेश्चन। लेकिन अगर 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो दिक्कत वाली बात है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप मेंस लेवल के प्रैक्टिस करो। मतलब अगर आप अपना स्टैंडर्ड से ऊपर जाके प्रैक्टिस करोगे ना, तो अगर एग्जाम में पेपर इजी पे आएगा तो आपके लिए वो इजी बन जाएगा। मतलब एक वक्त बन जाएगा इन सिंपल वे। तो हमेशा ना अपना स्टैंडर्ड से मतलब आप जितना कर सकते हो उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। जी एग्जैक्टली। प्री और मेंस को साथ जी और प्लीज प्री और कंटिन्यू मेंस सर। को हमेशा साथ में लेकर जाना चाहिए। प्री और मेंस के क्वेश्चन साथ में ही लगाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हाई लेवल की प्रैक्टिस करोगे उतना प्री में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी हेल्प करेगा। अगर सिर्फ प्री प्री करते रह गए तो मेंस में अटक जाओगे, क्योंकि मेंस के लेवल मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट का लगता है एक क्वेश्चन करने के लिए। जी टू वन। जैसे कि स्वप्निल सर ने अभी कहा कि आपको स्टार्ट में प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी है, बट सिर्फ आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस मत कीजिए, मेंस की भी कीजिए। अगर आप हायर डिफिकल्टी लेवल की क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसी के साथ आपके प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आती भी है तो ऑफ कोर्स आपके लिए विन विन सिचुएशन है। और देखिए, जो नितिन सर ने पूछा था कि 4 से 5 मिनट लगते हैं, देखिए आप क्वेश्चन के मेरिट के हिसाब से ही उसे जज कीजिए। काफी पजल्स ऐसे भी होते हैं जो 1.5 से 2 या 2.5 मिनट में हो जाते हैं, बट कुछ कुछ पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स को टाइम लगता ही है। तो अगर 4 से 5 मिनट लगते हैं ठीक है। अगर सबके सब क्वेश्चंस को लगते हो तो माइट भी आपकी स्पीड कहीं ना कहीं कम है। अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस को लगता है इतना टाइम तो इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम सर। मानस जी ने पूछा है कि हेलो सर, आई एम इन माय फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और उनको अभी स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना है फ्रॉम स्क्रैच। तो आप क्या रिकमेंड करोगे, कौन से सोर्सेज होने चाहिए, क्या उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जी सर। सोर्सेज के लिए ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। पहले जैसी सिचुएशन नहीं रही कि जहाँ पे हमें कोचिंग में जाना पड़ता था। कोचिंग अपने एरिया का बेस्ट कोचिंग ढूंढ के वहां पे रहना पड़ता था। मतलब अगर आउट ऑफ स्टेशन होगा कुछ लोकेशन तो अभी सब यूट्यूब पे तो ऐसा पूरा संबंध है, ओशन है, जितना ले सकते उतना ले सकते। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश के लिए निमेशा बंसल मैम, रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर और मैथ्स के लिए आशीष अरोरा सर। जी, सर तो जैसे ही स्वप्निल सर ने कहा कि देखिए, दिस इज नॉट एट ऑल अ पेड प्रमोशन। अन अकेडमी को मैंने खुद भी काफी यूज किया है, सर ने भी यूज किया है।
what we both suggest you is that if you are quite comfortable in purchasing, अगर आप financially stable हो, you can go for it. अगर नहीं भी होता है, YouTube पर भी बहुत ज्यादा वीडियो लेक्चर्स है, बहुत सारे टेलीग्राम के ऊपर भी काफी पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, जहाँ से आप इजीली क्लियर कर सकते हो बैंक एग्जाम। सिर्फ अनअकैडमी का एक एडवांटेज यही होता है कि आपको एक कंसाइज मैनर में और एक फ्लो में पूरा सिलेबस करिकुलम मिल जाता है, जिससे आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है और आपका डाउट क्लियरिंग भी काफी अच्छे से हो जाता है। सो अगर सोर्सेस की बात करते हैं तो यूट्यूब से आप कर सकते हो, टॉपिक बाय टॉपिक सर्च कीजिए, वीडियोस मिल जाएंगे आपको, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं तो अगर अनअकैडमी लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और रही बात और एक जो आपने इसमें पूछा था कि स्क्रैच से कैसे करिए, देखिए पहले तो आप कोई भी एक मॉक टेस्ट दे दीजिए और प्रीलिम्स लेवल की देना, आईबीपीएस क्लर्क की दे दीजिए, और आप खुद देखिए कि आपको क्या क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते हैं, इफ इंग्लिश इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। क्वांट और लॉजिक से स्टार्ट करिए, उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर लिए, इंग्लिश साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली हो जाएगा। ऐसे ही आप खुद का स्वॉट एनालिसिस करिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। जो भी आपको टफ लगता है उसकी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपका एडवांटेज है, जहां पर भी आपको एक एक्स्ट्रा एज है आपके पास, उसकी थोड़ी कम प्रैक्टिस कीजिए। और सब अगर आप सबके सब आपके सेक्शंस एक लेवल को आ जाते हैं, जैसे लॉजिक और क्वांट आपकी सेम लेवल को आ जाते हैं, आपकी पढ़ाई आपकी लेवल, तो आप इजीली कोई भी मेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनवरजीत जी ने पूछा है, हाउ टू अटेम्प्ट अ मेंस मॉक। जी सर। मेंस मार्क के दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ कुछ लोग डायरेक्ट स्किप करते हैं, सारे सेक्शन फाइनल में जाते हैं, उसके बाद वन बाय वन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जैसे रेगुलर प्री का मॉक देते हैं या फिर जैसे एग्जाम में बैठे हो, उस टाइप से पूरा टाइम यूटिलाइज करके करते हैं। मेरे ओपिनियन में जो सेकंड बंदा है वो सही है, क्योंकि नॉलेज सबके पास है। अगर आप मेंस तक पहुंचते हैं इसका मतलब आपके पास नॉलेज है। आपने बहुत सारे लोगों को कंपटीशन पीछे छोड़ के आए हो। अगर तो नॉलेज सबके पास है। अभी आपको मेंस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि क्वेश्चन चूज करना आना चाहिए। अगर मैं आपको वही क्वेश्चन पेपर पूरे टाइम दे दूं, मतलब आप जितना चाहो उतना टाइम तक सॉल्व करो, तो सारे के सारे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेकिन लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पकड़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, ये आपको मॉक्स से पता चलेगा। तो मेरे ओपिनियन में मॉक्स को ऐसे ट्रीट करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और उस टाइप से मॉक दो। जी, तो जैसे स्वप्निल सर ने कहा, सर मैं इसको ही कंटिन्यू करना चाहूंगा, मेंस का एनालिसिस कैसे करना चाहिए सर। एक मेंस का तो आप डेली डेली मॉक नहीं दे सकते जैसा प्री का देते। तो मैं जो प्रैक्टिस फॉलो करता, मैं वीक में एक ही मॉक देता था मेंस का। तो एक दिन मॉक दिया पूरा दिन, उसके बाद सेकंड डे स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे क्वेश्चन जो मुझसे मॉक में बने थे, जो करेक्ट हुए, उसको मैं फिर से ट्राई करता था। मतलब इस बार जब मैं फ्री हूँ, मतलब माइंड में प्रेशर नहीं है टाइम का, तब मुझे कितना टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और मैं मॉक में जब प्रेशर होता है टाइमर का तो कितना टाइम लगता है, इसको एनालिसिस करता था। मेन टाइम के साथ खेलना आना चाहिए। ओके, तो जैसे कि स्वप्निल सर ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंस एग्जाम में या मेंस मॉक में क्वेश्चन सिलेक्शन। आपको जो आपके स्ट्रेंथ है, आप अगर वो क्वेश्चन उठाते हो और अगर इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको डेफिनेटली लीड भी मिलती है, मार्क्स भी मिलते हैं। और अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन लेते हो, वो सॉल्व भी हो जाता है, तो सेकंड क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए कॉन्फिडेंस अलग से आ जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन कीजिए। एनालिसिस की जैसे सर ने बात की, तो उसमें मैं और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि आप देखिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो आपसे हो सकते थे बट आपने किए नहीं भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसेप्ट भी पता है, आपने प्रैक्टिस भी की है, बट जस्ट कोई प्रेशर के अंदर या आपको डर लगा इसलिए आपने अगर वो स्किप किया है, सो दैट इज नॉट गुड। आप वो भी क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए और नेक्स्ट मॉक में वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अप्रोच का भी एक सर ने कहा कि मेंस कैसे कैसे देनी चाहिए, जैसे क्वेश्चन हमने पूछा था हमसे, तो देखिए आप स्किप करोगे पूरी की पूरी टेस्ट, फाइनल सबमिट कर दोगे, फिर आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि टाइमर जैसे चालू होता है, जैसे कि आप स्टार्ट करते हो मॉक, उसके साथ ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टाइम प्रेशर में ही आपको एक्चुअल एग्जाम भी देनी है। तो यहाँ पर भी अगर आप सेम सिमुलेट कर सकते हो सेम सिचुएशन को, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, ठीक है। सो स्वप्निल सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक
और जी एक जी मेरा पॉइंट है कि जैसा हमारा मेंस एग्जाम का टाइमिंग होता है 9 बजे, 1 बजे, तो उसी टाइम में दिया करो, हाँ मतलब माइंड को प्रिपेयर करो कि इस टाइम में मुझे एकदम अलर्ट रहना है, इस टाइप से। तो जी जी आपके जी मतलब खुद को ऐसे एग्जाम हॉल में बैठो ऐसे ही करो, ऐसे मत करो कि बीच में मॉक पॉज कर दिया, उसके बाद आधा मॉक कल देंगे, परसों देंगे, ऐसी गलती मत करना। इसका बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। जी 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 एग्जैक्टली ये भी होता है। जी काफी बंदे मैंने ऐसे भी देखे जो मेरे पर्सनल दोस्त है, और उनको लाइक 3 से 3.5 घंटे बैठने की आदत ही नहीं होती है, सो दे गेट वेरी अनकंफर्टेबल जब वो एक्चुअल एग्जाम के लिए जाते हैं। सो सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, उसके साथ में बाकी आदत भी लगानी है। आपकी सर्कैडियन साइकिल भी वैसी होनी चाहिए कि आपको सुबह, अगर आपकी 9 बजे शिफ्ट आती है, अगर 9 बजे आपकी मेंस है, सो यू शुड बी ऑन ए 100% अटेंटिव फेस। तो उसकी भी आप आदत लगाइए। जैसे हॉल टिकट आते हैं मेंस के, तो आप इमीडिएटली वो टाइम पर मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है सर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, निकिता जी ने पूछा है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताइए और सोर्सेज भी बताइए। अगर इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं तो आपके सोर्सेज और स्ट्रैटेजी हाँ। क्या होनी चाहिए, प्री मेंस दोनों के लिए सब्जेक्ट सर? वाइज तो सब्जेक्ट वाइज तो हर पर्टिकुलर मतलब इंसान का अलग अलग होता है। किसी का जी कोई सेक्शन स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है। अब मेरा बात मेरे एग्जाम्पल ले लो तो मेरा क्वांट बहुत अच्छा था, तो मुझे क्वांट हम्म के लिए ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, तो मैं इंग्लिश के लिए ज्यादा फोकस करता था। मैं मेरा हम्म। मतलब जिनका जितना भी है टाइम, मतलब 6 आवर हो गए, 8 आवर, उसका परसेंटेज में डिवाइड करता था। इंग्लिश को ज्यादा, जे को ओके भी थोड़ा ज्यादा देता था, और क्वांट को एकदम कम देता, क्योंकि मुझे पता है वो कुछ भी हो जाए मुझे आना ही आना है। ओके। तो सब्जेक्ट आप जब पहला मॉक दोगे, आप जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, तब आपको खुद एनालिसिस होता जाएगा कि मुझे कौन से सेक्शन में ज्यादा टाइम देना है, कौन से सेक्शन की प्रिपरेशन थोड़ी एवरेज होगी तो भी चलेगा। क्योंकि एट द एंड आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं देता, आपको चारों सब्जेक्ट आने चाहिए। जी और एग्जैक्टली रही बात ये। इंग्लिश की, जी जी रही बात है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का डे की शुरुआत ही एडिटोरियल पढ़ के किया करो। अभी मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है क्या, मैं ये बुक पढ़ता हूँ, वो बुक पढ़ता हूँ, नॉवेल नॉवेल से करता हूँ। यहाँ आपको कोई लिटरेचर में पास होना नहीं है, कोई राइटर नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। जैसे आप एडिटोरियल पढ़ते हो, आपको करंट टॉपिक के बारे में अवेयरनेस बढ़ती है, उसी का जी इम्पैक्ट आपको, इम्पैक्ट नहीं, आपको उसका बेनिफिट डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में भी होगा। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में जो भी टॉपिक होते हैं वो करंट से रिलेटेड आते हैं। अगर आपके रीडिंग हैबिट में होगा तो आपका दिमाग एकदम फास्ट तेज चलने लगेगा, और आपको बुलेट पॉइंट हम्म। निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कीबोर्ड पे आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो कोई भी जो भी पढ़ते हो उसका मल्टीपल सब्जेक्ट में आपको बेनिफिट हो, इस तरह से पढ़ो। अच्छा, तो सर आपने जैसे कहा डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश के लिए, क्या आप क्वांट के लिए भी कोई स्ट्रैटेजी या अप्रोच बता सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है, कोई एस्पिरेंट है जिसका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? अगर मैथ्स लेकर तो स्टार्ट कैलकुलेशन से करें, जो टेबल है, क्यूब है, स्क्वायर है, क्योंकि हम्म। यही जो छोटे छोटे पॉइंट है वही आपकी स्पीड बढ़ाते हैं। अगर आपका टेबल, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, या अगर आपको याद होंगे तो आपका कैलकुलेशन स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। तो आप हम्म। कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे, और जैसे जैसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस आएगा तो सारे सब्जेक्ट इजी लगते हैं। जी जी एग्जैक्टली और सर लॉजिकल रीजनिंग के लिए कुछ? लॉजिकल रीजनिंग तो प्रैक्टिस से आती है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, अच्छा कुछ नहीं। अच्छा, उसके तो उसके जितना लिए प्रैक्टिस ज्यादा। करोगे उतना ही बेनिफिट जी जी, होगा। मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक ही करोगे। सोल्यूशन है। जी हाँ, एग्जैक्टली, तो मेरा भी ज्यादा यही से कहना ज्यादा होगा आप पजल सबको। लगाने हैं, और और पजल लगाते समय टाइमर के साथ लगाओ। हाँ एग्जैक्टली। मतलब पता चलता है आज मुझे 4 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं। टाइमर मस्ट है। जी जी जी। तो टाइमर ऐसे होता है कि काफी बार बच्चे सॉल्व को तो कर लेते हैं, बट हम जब सॉल्व करते हैं हमें समझ नहीं आता है कि हमने कितना टाइम लिया है। उसके वजह से हम ये नहीं एनालाइज कर पाते हो कि हम कंपटीशन में कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं। तो आप टाइमर लगाइए, टाइमर से आप समझ जाओगे। या उससे बेस्ट है कि अगर आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो। रीजनिंग की भी टेस्ट आती है काफी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आप अड्डा ले सकते हो, ग्रेड अप पर भी आती, लाइक जो भी आपको कंफर्टेबल है, आप वो प्लेटफॉर्म पर सेक्शन और वाइज टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे अच्छा होगा। जी सर प्लीज। और और जो अभी सर आपने जो नाम बताया वो सारे फ्री है, उसके लिए कोई जी पैसे चार्ज करने की जरूरत नहीं, सब फ्री में अवेलेबल है। तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। जी एग्जैक्टली, मतलब आपको पेड करने की जरूरत नहीं, ये फ्री है। आप दीजिए तो सही, क्योंकि देखिए हाँ,
ये भी काफी बहुत कॉमन डाउट है कि सर मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, फिर मैं परचेस क्या करूँ। देखिए अगर आपको सीखना है तो देर आर अ लॉट ऑफ फ्री सोर्सेज जहाँ से आप सच में सीख सकते हो। देखिए इन्वेस्ट करने से आपको कुछ होने नहीं वाला है। इन्वेस्ट करने से सिर्फ जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अन अकेडमी सिर्फ आपको एक फ्लो में लेक्चर्स देगी, एक सीक्वेंस में दिखाने वाले लेक्चर्स, बस बाकी और कुछ नहीं। आपको ऑलमोस्ट सेम कंटेंट यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। और देखिए आपके ऊपर है कि आपको क्या क्या सॉल्व करना है। काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 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 उसमें अन अकेडमी ले लेते हैं या ऑलिव बोर्ड का भी एज ले लेते हैं या जो जो भी पेड प्लेटफॉर्म्स है, बट बाद में वो करते नहीं। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा आप यूट्यूब से स्टार्ट कीजिए। एज एंड व्हेन यू प्रोग्रेस उसके बाद में आप पेड प्लेटफॉर्म के बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। तो सर इसके अलावा एक बहुत कॉमन डाउट है कि डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन, अगर ऐसे की बात करते हैं तो ऐसे के लिए क्या करना चाहिए सर हमें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट करते थे वीडियो ट्यूटर स्टार्ट करते, मेरा जी। पर्सनली बताऊँ तो मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन हम्म। मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसा कुछ अलग टाइम नहीं निकाला, मैं सिर्फ वीडियो डेवलप करता था, तो उससे हम्म। मेरे करंट नॉलेज बढ़ती जाती थी और वही पॉइंट लिखने थे। और अच्छा कैसे भी ओके। आपका डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आता है, करंट से रिलेटेड टॉपिक आता है, जी सिर्फ जी जी। सेंटेंस बराबर बनाने और ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो जी अपने आप मार्क एग्जैक्टली। अच्छे आ जाते हैं। जी। तो तो ऐसे ऐसे ये हो जाता है। और ये आपको अगर चाहिए तो डेली आप ना जो भी ट्यूटोरियल आता है उसको पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है कंसर्न मैनर में लिखने की कोशिश हम्म। कीजिए। इसके इसकी वजह से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की टेक्निक आती जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा। जी। तो जैसे सर ने लास्ट वाला पॉइंट कहा, यही मेरा भी पॉइंट था कि आपको जो कॉम्प्रिहेंड हो रहा है, जो भी आप रीडिंग कर रहे हो, वो अगर आप खुद ब खुद लिखते हो ना एक पीस ऑफ पेपर पर, तब जाके आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ऊपर से आपके एक थॉट प्रोसेस जो है वो काफी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। ठीक है। एक ने पूछा है कि मैं सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ, आयुषी जी ने पूछा है कि आई एम सीबीएसई स्टूडेंट बट आई एम नॉट दैट गुड इन राइटिंग, प्लीज सजेस्ट एज। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के लिए जो हमें इंग्लिश में बात करनी होती है, तो उसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के लिए क्या करना होगा हमें। पहले तो एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आईबीपीएस हो, एसबीआई हो या आरआरबी, उसमें इंग्लिश इंटरव्यू में कंपलसरी नहीं है। आप जी आपके रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकते हो और अगर चाहे तो हिंदी जी में भी हो सकते हो। इवन एसबीआई भी आपको ऑप्शन पूछता है इंटरव्यू से जी पहले कि आपको आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। हम्म, आप प्री क्लियर किए हो, मेंस क्लियर किए हो, इसका मतलब आप मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव होता है, उधर तक जी इंग्लिश में ही लिखा है, मतलब आपको जितना चाहिए उतना आता है। उसकी नॉलेज चेक हो जाए तो आपका हम्म। नॉलेज, बेसिक नॉलेज, आपका टाइम मैनेजमेंट सब चेक हो चुका है मेंस तक। अभी आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है। इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि आपकी पर्सनैलिटी उनको जाने कि आप कैसे आदमी हो। आपके आप अगर अभी आप एज अ फेस हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छे से नहीं होगी तो वो इम्पैक्ट करेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड वैल्यू को इम्पैक्ट करेगी। तो इसलिए वो सिलेक्शन का टाइम सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। तो आपको लैंग्वेज कोई भी बैरियर नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते हो। जी। और आप जैसे कि सर ने कहा, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा मिथ है। सबको ऐसे लगता है कि इंग्लिश में अगर आप बात करते हो इंटरव्यू में तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बट दिस इज नॉट द केस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए आपका नॉलेज का उन्होंने टेस्ट तो मेंस और प्री में ले लिया है, इंग्लिश का भी टेस्ट उन्होंने ले लिया है। उनको सिर्फ देखना है कि आप उनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। अगर आप कल जाके एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते भी हो, आर यू एबल टू विथ हैंड यू नो जो भी टेंशन होता है, जो भी स्ट्रेस होता है, क्या आप वो हैंडल कर सकते हो। देखिए अगर उन्होंने पूछा भी नहीं कि आपको कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है, और अगर आपको इंग्लिश में कंटिन्यू भी करना पड़ा इंटरव्यू, तो ये भी एक प्रेशर सिचुएशन है आपके लिए। यही उनको भी यही देखना है कि आप ये हैंडल कर सकते हो या नहीं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आपको फिर भी थोड़ा और डिटेल्ड आंसर चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के लिए क्या करना होगा, देखिए आप रीडिंग कंटिन्यू रखिए, रीडिंग कभी नहीं छोड़ना है। आज भी मैं पर्सनली कहता हूँ कि मैं आज भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, जो भी मेरे नॉवेल्स है या जो भी फिक्शन जो भी मुझे पसंद है, मैं वो भी बुक्स पढ़ता हूँ। क्योंकि देखिए रीडिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, नॉट नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ अ प्रिपरेशन। सो रीडिंग आप कंटिन्यू रखिए। उसके साथ में अगर आपके घर पर कोई भी शीशा होगा, एक मिरर होगा, आप मिरर के सामने खड़े होके जस्ट ट्राई कि आप कोई भी 10 से 12 लाइंस कोई भी एक रैंडम टॉपिक के ऊपर आप बोलने के लिए कोशिश कीजिए। वो टॉपिक कोई भी हो सकता है। अगर आपको बाइक्स पसंद है,
अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक्स पसंद है तो उसके बारे में बात कीजिए, आपको क्रिकेट पसंद है क्रिकेट के बारे में बात कीजिए, बी इट एनीथिंग। सिर्फ आप ट्राई कीजिए, हर रोज का 2 से ढाई मिनट की एक्टिविटी आपको आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सर ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुखा जी ने पूछा है, लाइक सुखा जी को मैं पर्सनली पहचानता हूँ, ही इज वन ऑफ द ग्रेट एस्पिरेंट, ही इज वर्किंग रियली हार्ड। तो उन्होंने वही क्वेश्चन ओके। पूछा है रिपीट में कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ गिविंग मॉक टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। और इसके बाद जो एनालिसिस का पार्ट आता है, मुझे पर्सनली लगता है कि 2 से 3 स्टेप मिनिमम होने चाहिए आपकी मेंस लेवल या प्रीलिम्स लेवल्स की जो मॉक है उसके एनालिसिस में। फर्स्ट लेवल तो ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपने जैसे ही वो क्वेश्चन को व्यू किया, इमीडिएटली आप वो क्वेश्चन स्किप कर रहे हो। दिस इज अ वेरी नेगेटिव साइन इन अ प्रिपरेशन। ये वो टॉपिक्स होते हैं जिसकी आपने कभी भी पढ़ाई नहीं की है, ये टॉपिक को आपने डायरेक्टली इग्नोर किया है। तो देखिए, अभी जो मेरे केस में अगर मैं पर्सनली बात करता हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये 3 ऐसे टॉपिक्स थे क्वांट के जिसको मैंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया है। और मेंस में आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन ये टॉपिक से मिल ही जाएंगे। तो मैंने ये किया था कि फर्स्ट स्टेप में आप एनालाइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन से टॉपिक्स है जिसको जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 सेकेंड्स आप स्किप कर देते हो। तो ये आप एनालाइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। स्टेप नंबर 2, इसमें आपको ये करना है कि जो क्वेश्चंस आपसे होने वाले थे बट आपने सिली मिस्टेक्स या कोई प्रेशर के वजह से, या पिछले 5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, 5 क्वेश्चंस नहीं हुए, और वो 5 क्वेश्चंस नहीं होने की वजह से जो प्रेशर आपको आया है, उसके वजह से जो आपने सिली मिस्टेक 6 क्वेश्चन में किया है, तो इसके वजह से जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुआ है उसके ऊपर फोकस कीजिए। देखिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को उसकी मेरिट पर जज कीजिए, जैसे क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कीजिए, पीछे का ओवर शेडो नहीं होना चाहिए आगे के क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये स्टेप नंबर 2 है, जो सिली मिस्टेक्स है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और नेक्स्ट में ये नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से लोग इग्नोर करते हैं। इसमें वो क्वेश्चंस है जिस पर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हो, जैसे फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल। आपको सबको लगता होगा कि ये काफी इजी टॉपिक है, डेफिनेटली इट इज इजी टॉपिक, बट स्पीड के लालच में प्रीलिम्स में मेरे साथ भी ऐसे काफी बार हुआ है कि जल्दी जल्दी स्पीड करने की वजह से मैंने काफी बार उसके कंसेप्ट ही गलत कर दिया एक्चुअल एग्जाम में, तो 2 से 3 मार्क्स मेरे वहां पर कम होते थे। तो स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन रखिए। जो क्वेश्चंस आपने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की और आपकी एक्यूरेसी कम हो गई, ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए और नेक्स्ट टाइम इन दोनों का बैलेंस मेंटेन कीजिए, तभी जाके आपको नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा होगा, एक्यूरेसी और बोनस की भी मार्क्स मिलेंगे। सर आप कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर? इसी आपको ऐड करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग मतलब कुछ कैंडिडेट गलतियां करते हैं एग्जाम के टाइम पे, मतलब पहले से प्री डिटरमाइन होके जाते हैं कि मुझे 70 अटेम्प्ट करने हैं, हाँ 80 करने हैं, 90 जी। करने हैं। आप पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आपको कहाँ पता है कि पेपर में कौन सा सेक्शन टफ हम्म। आने वाला है? तो कभी भी पहले से डिसाइड मत करो, इसका आपको नुकसान होगा। क्योंकि सपोज आपने शिफ्ट का से कहा, फर्स्ट शिफ्ट में लोगों ने 90 किया है, 95 किया है, और सपोज कि आपकी शिफ्ट टफ आ गई। अभी जी। हमारे केस में हुआ था कि हमारे आई थिंक सेकंड डे था और थर्ड शिफ्ट थी, और हम्म। पहले 2 शिफ्ट में बहुत इजी थे, सबको 90 अटेम्प्ट थे, और मेरे शिफ्ट में पॉइंट बहुत टफ आया था। हार्डली हम्म। सारे बच्चों ने 15-16 अटेम्प्ट किए थे, और बाकी सारे शिफ्ट में तो बहुत इजी था। तो अगर जी। हम उसी माइंडसेट से जाए कि अगर सबने ज्यादा अटेम्प्ट किया, मुझे भी ज्यादा ही करने हैं, तो वो मेंटली प्रेशर बिल्डअप करने लगता है, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है? पहले इंग्लिश हो गया, मैथ का आपका अच्छा नहीं गया, टफ सेक्शन आया था, उसका इम्पैक्ट रीजनिंग में होगा। तो बहुत जी। सारे लोगों को क्या होगा, रीजनिंग इजी था फिर भी वो मैथ्स का प्रेशर कैरी फॉरवर्ड हो गया, और इंग्लिश रीजनिंग भी खराब हो गया, इसकी वजह से ओवरऑल पेपर ही खराब हो गया। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन हम्म। ये है कि आप प्री डिटरमाइन मत रहो, वहां जाके डिसाइड करो, और हमेशा कोई ना कोई सेक्शन दगा देने वाला है, ये पहले से फिक्स करके जाओ, किसी एक सेक्शन में डिपेंड मत रहो। जी और जी जी। कुछ लोगों की गलती, और एक गलती होती है कि ईगो पे ले लेते हैं। मतलब इनकेस हाँ। अगर किसी का क्वांट अच्छा है, और क्वांट में अरिथमेटिक में क्वेश्चन आया टाइम एंड वर्क का, अगर वो उससे नहीं बना तो उसको ईगो ईगो पे ले लेते हैं, ये मुझसे क्यों नहीं बन रहा। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप उसको ईगो ईगो में लेने से बदले कि स्किप करो थोड़े टाइम के लिए, और दूसरा क्वेश्चन करो, क्योंकि यहाँ आपको 35 आउट ऑफ 35 लेके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ क्लियर करना है एग्जाम। तो इसलिए जी। मत भागो सब क्वेश्चन के इस क्या। और मेस में भी यही हाल होता है लोगों का कि एक सेक्शन का प्रेशर दूसरे में चला जाता है,
तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रखो। आप लास्ट तक ऐसे सोचो कि मैं लास्ट रेस में हूँ, लास्ट का 1 मिनट भी डिसाइडर है, क्योंकि इसके पहले मैंने आईबीपी स्कोर दिया था, मतलब 2019 का, उसमें मेरा सिर्फ 0.75 मार्क्स से रह गया था क्लर्क। उस टाइम का अभी भी याद है, मेरा जीए में एक क्वेश्चन था, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था, तो उसका मैं इम्पैक्ट हो गया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम आपका 3 घंटे का नहीं होता, सिर्फ 1 मिनट का होता है। जी लास्ट का 1 मिनट आपका, 1 मिनट आपके 1 साल बर्बाद कर सकता है। इसलिए टेंशन बिल्कुल भी मत लिया करो, और जो सेक्शन है उसको वही छोड़ दिया करो। जी एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन सर। तो यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्वप्निल सर ने काफी एक ब्रूटल ग्राउंड रियलिटी कहा है कि कोई ना कोई सेक्शन आपको डेफिनेटली दगा देनी ही वाला है। क्योंकि देखिए एग्जामिनर का काम क्या होता है, एग्जामिनर आपको सिलेक्शन करने के लिए बैठा नहीं है, एग्जामिनर को आपको रिजेक्ट करना है, उनको प्रोसेस में से आपको फिल्टर आउट करना है। तो कोई ना कोई आपको सरप्राइजेस डेफिनेटली मिलने वाला है, कोई ना कोई लूप होल्स भी मिलने वाले हैं आपको। अगर आप स्टेबल रहते हो टिल द लास्ट सेकेंड ऑफ द एग्जामिनेशन, तभी आप सक्सेस कर पाओगे खुद को। ठीक है सर, इसके अलावा वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सगनिक भट्टाचार्य जी ने पूछा है। उनका ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हाँ है कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना लाइक ओके ओके है, बट उसके साथ उनकी फैमिली एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा है। लाइक उनके जो पेरेंट्स है उनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इनसे, और ये भी उनका 100% दे रहे हैं फिलहाल। बट जैसे कि आपको पता है पैंडेमिक की सिचुएशन है, उसी के साथ एग्जाम्स डिले हो रहे हैं। तो इसमें कैसे ओवरकम करें ये फैमिली एक्सपेक्टेशंस को, हम कैसे थोड़ा सा साइड में रख के हम हमारे प्रिपरेशन के ऊपर 100% फोकस कर सकते हैं? देखो, मेन तो फैमिली एक्सपेक्टेशन को निगेटिव वे में से लेने से अच्छा है पॉजिटिव में लो। हर जी पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उसका बेटा बेटी आगे जाए, तो कोई जी भी एक्सेप्ट करेगा कि उसके बच्चे का ग्रोथ हो, उसको जल्दी सक्सेस मिले, तो उसको पॉजिटिव में लो, उनका सपोर्ट है आपके पास। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि पेरेंट्स बहुत प्रेशर दे रहे हैं, या फिर उनका एक्सेप्टेशन हम्म। हाई है, मैं उनके एक्सेप्टेशन के मुताबिक नहीं कर रहा। तो उसको जी पॉजिटिव मिलो। और पैंडेमिक तो सबको मिला है, वो तो गिफ्ट जी मिला है, को चाइना ने हमें दिया हुआ गिफ्ट है, उसके वजह से उल्टा कंपटीशन बढ़ गया है। तो जी नेगेटिव सोचने से अच्छा सोचो कि कंपटीशन बढ़ गया है, मुझे अब ज्यादा देना है। अभी तो हम्म पैंडेमिक की वजह से आपको बाहर नहीं जाना, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक दो। हम्म। सारे देखो, दोनों साइड होते हैं। आपको निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना आना चाहिए। जी और लाइफ में सबके प्रॉब्लम होते हैं, ऐसा जी कोई इंसान है कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको और कम करके आपको सक्सेस मिलेगा। जी आप एग्जैक्टली तो बताइए। जैसे स्वप्निल सर ने कहा कि देयर इज एक कॉइन के दोनों साइड होता है। वेदर आपको वो पॉजिटिविटी में लेना है या नेगेटिव में लेना है, आपका जो व्यू पॉइंट है आपको डिसाइड करना होता है। देखिए फैमिली के एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली रहने वाले हैं, उनको वही लगता है, जैसे स्वप्निल सर ने कहा एक्सपेक्टेशंस रहते ही है। बट आप उसको बर्डन लेने से अच्छा अगर आप उसको एज ए बूस्ट यूज करते हो आपके प्रिपरेशन में, कि यार मेरे मम्मी पापा को चाहिए कि मैं जल्दी जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाऊं, ठीक है, फिर आप आपकी स्टडी आज बढ़ा दीजिए। अगर आप अभी फिलहाल 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, मेक इट 12 to 14 आवर्स, क्योंकि आपको जल्दी सिलेक्शन चाहिए ना। और देखिए मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जो कंपटीशन अब है, जो कंपटीशन 2021 में है, वो 2022 में नहीं रहने वाली। इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट होने ही वाला है। सो इट्स बेटर कि आप जितने जल्दी आपका सिलेक्शन लेते हो उतना ही अच्छा है। So yes, this was the last question for this session. Thank you so much, Swapnil Joshi sir, for joining थैंक यू। us. ऐसे ही थैंक यू सर। वीडियोस की काफी सीरीज आने वाली है। वन प्रॉमिस दैट आई वांट टू मेक टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो, ये चैनल पर जितने भी वीडियोस आएंगे वो कभी भी कोई टीचिंग के नहीं होने वाले, क्योंकि देखिए टीचिंग कंसेप्ट क्लैरिटी के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ये चैनल का एक ही सिर्फ मोटिव है, जो भी आपके एफएक्यूज है, जो भी आपके डाउट्स है, वो सिर्फ हम लाइक मुझे और जितने भी मेरे बैचमेट्स है या जितने भी मेरे दोस्त है फिलहाल जो सिलेक्टेड है, बी एट एन आरआरबी या आरबीआई की भी काफी है, मेरे ग्रेड बी भी है, असिस्टेंट भी है, या आईबीपीएस है, एसबीआई। तो जो भी है इन सबको हेल्प करना ही इस चैनल का मोटिव है सिर्फ। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हो। उसी के साथ डिस्क्रिप्टिव और पिन कमेंट में मेरे चैनल का लिंक है। अगर आप वहां पर आके आपको मुझसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करना है, या आपको ग्रुप पर या लाइक इन वेरी रेयर केसेस आपका अगर कॉल के ऊपर भी बात करनी है, सो हम वो भी अरेंज कर सकते हैं। लाइक
और आप आइए ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आपके सब डाउट्स क्लियर कीजिए, जो भी आपके और डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए चैनल को, ताकि आपके जैसे आपके जितने भी एस्पिरेंट्स है सबको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच स्वप्निल सर फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज रियली थैंक ग्रेट यू सर। होस्टिंग यू। और आई होप कि आप फ्यूचर में भी हमारे साथ और आए वीडियोस में, और जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सबको हेल्प कीजिए। वैसे आप तो काफी एक्टिव रहती ही हो टेलीग्राम ग्रुप चैनल के ऊपर, सो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सर। स्टडी हार्ड। थैंक यू। बाय।